अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान अकबर। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लो नेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो फ्लो नेट्स का टॉपिक है, ये आपकी डैम इंजीनियरिंग में और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन इसको अप्लाई करना, सीपेज ईटीसी फाइंड करना, जो अर्दन डैम्स हैं उनकी बॉडी में से सीपेज होती है, उसको डिटरमिन करना, या कोई ऐसी रिटेनिंग स्ट्रक्चर आपने डेवलप किया है जिसकी जो बैक फेस है उसकी साइड पे वाटर है या वाटर टेबल इन्फ्लुएंस करता है, तो उसमें भी ये फ्लो नेट्स इफेक्ट कर सकते हैं इसको, फ्लो सीपेज को। तो बेसिकली ये सीपेज कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो मैंने एक प्रॉब्लम इंक्लूड किया है, बट लेकिन इस प्रॉब्लम को करने से पहले अगर हमें बैकग्राउंड का आइडिया नहीं है तो हम कभी भी फ्लो नेट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर फ्लो नेट्स जो हैं वो ड्रॉ नहीं कर होंगे तो फिर आप इजीली सीपेज जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेसिकली हमें बैकग्राउंड मीन जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिकली हम अगर इसको देखें हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, तो यहाँ हमें फ्लो नेट ड्रॉ करना है और उस फ्लो नेट को यूज़ करते हुए हमने सीपेज फाइंड करनी है थ्रू द सॉइल। अब ये क्लियर हो कि जो जो सॉइल से सीपेज होगी दैट सॉइल विल बी दी परमिएबल सॉइल। परमिएबल सॉइल से आपने फाइंड करना है सीपेज की क्वांटिटी को बाय ड्राइंग द फ्लो नेट्स। ये ग्राफिकल मेथड है सीपेज को फाइंड करने का। एनालिटिकल मेथड्स भी हैं या इक्वेशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड मेथड। इसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। H1 की वैल्यू 3 मीटर है, मीन दिस इज अपस्ट्रीम साइड। जिस साइड पे वाटर का लेवल ज़्यादा है ऑब्वियसली वो अपस्ट्रीम साइड होगी। दिस इज 3 मीटर। D1 डेप्थ जो है आपकी इम्परमिएबल, ये जो लेयर है दिस इज इम्परमिएबल लेयर, ओ सॉरी, दिस इज परमिएबल लेयर, कि इसमें से वाटर फ्लो कर सकता है। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये बेसिकली वाटर फ्लो कर रहा है आपकी सॉइल के अंदर से, या आप ये कह लें कि ये सॉइल स्ट्रक्चर है जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उसमें से वाटर फ्लो करके आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा। तो हमने यही क्वांटिटी फाइंड करनी है कि आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पे कितना वाटर सीप करके इस मटेरियल के अंदर से पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ इसके रास्ते में रुकावट है शीट पाइल। अब यहाँ कोई डैम या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसके नीचे भी आप शीट पाइल लगा सकते हैं, या डायरेक्ट शीट पाइल्स भी लगा सकते हैं वाटर को आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे दूर रखने के लिए। D1 जो डेप्थ है लेयर की, परमिएबल लेयर की, दैट इज 3.75 मीटर। डाउन स्ट्रीम साइड पे समटाइम्स वाटर लेवल नहीं होता तो उसके हम जीरो कंसिडर करते हैं। H2 को कोई भी नाम दे सकते हैं, स्मॉल h दे दें, इसको कैपिटल H दे दें। तो इट्स वैल्यू इज 0.5 मीटर गिवन है, और डेप्थ ऑफ पाइल इन टू दी सॉइल या परमिएबल लेयर वो कितनी है, दैट इज 1.5 मीटर। और ये जो आपकी सॉइल है दिस इज आइसोट्रॉपिक सॉइल। आइसोट्रॉपिक मीन इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो परमिएबिलिटी है दैट इज सेम। आइसोट्रॉपिक सॉइल है, इट मीन्स दैट Kx इज इक्वल टू Ky। एक्स और वाई डायरेक्शन में जो परमिएबिलिटीज हैं वो सेम है। और इसके नीचे जो लेयर है दैट इज इम्परमिएबल लेयर। ये जो लेयर है नीचे वाली ये इम्परमिएबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने फ्लो नेट, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिक्वायरमेंट है वो सीपेज है, लेकिन उस सीपेज को फाइंड करने के लिए आपको फ्लो नेट ड्रॉ करना है, ग्राफिकल मेथड आपने अडॉप्ट करना है। तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हम वो देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब बेसिकली इसमें लाइंस के बारे में हमने समझना है कि लाइंस होती क्या हैं बेसिकली। हमारे पास जब भी कोई स्ट्रक्चर आएगा, लेट अस से मैं कहता हूँ ये शीट पाइल है, ये मेरे पास सॉइल सरफेस है जिसके अंदर इस शीट फाइल को एम्बेड किया गया है। और इसके साथ ही अगर मैं वाटर लेवल को ड्रॉ करता हूँ तो ये अपस्ट्रीम साइड पे वाटर लेवल है और ये डाउनस्ट्रीम साइड पे वाटर लेवल है, कोई भी डाटा है। और ये आपकी परमिएबल लेयर है। अब ये जो परमिएबल लेयर है इसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा। अब ऑब्वियस है कि ये वाटर यहाँ से घूम के इस शीट पाइल को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है जहाँ तक शीट पाइल है, अगर आप इस शीट पाइल को एलोंगेट कर दें टिल दिस, और नीचे आपकी इम्परमिएबल या रॉक स्ट्रेटा है, तो उसमें से तो पानी नहीं क्रॉस कर सकता। तो फिर जाहिर है पानी ने यहाँ से आना है और यहाँ से मूव करके इस शीट पाइल को छोड़ के यहाँ पे पहुँचना है। मीन ये अपस्ट्रीम साइड से चलेगा, दिस इज अपस्ट्रीम साइड,
वाटर डेप्थ ज़्यादा है और ये डाउनस्ट्रीम साइड। आप कंसिडर करें कि ये कोई डैम लाइक स्ट्रक्चर है और इसी तरह ऐसे जाएगा। तो ये जो पाथ्स हैं जिनके थ्रू वाटर अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पे जाएगा, इन पाथ्स को हम कहते हैं लाइन्स। अब ये अगर हम तीसरी लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, चौथी लाइन, तो इनका जो गैप है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो इसको आपने ख्याल रखना है इसका भी। वो उसकी क्या कंडीशंस हैं वो भी हम देखते हैं। तो अपस्ट्रीम साइड से जब वाटर मूव करता है टू डाउनस्ट्रीम साइड, उसके लिए वो कुछ लाइंस हम ड्रॉ करते हैं कि ये इस तरह से मूव कर सकता है। इस लाइन में ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो पाथ है उसको हम कहेंगे ये फ्लो चैनल है। और वो जो लाइन है जिन दो लाइंस के दरमियान एक चैनल बन रहा है, दैट इज नोन एज दी फ्लो लाइन। तो ये जो चार लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, चार ड्रॉ की हैं और भी हैं, फ्लो लाइंस और भी होती हैं, वो भी हम देखते हैं। तो ये जो चार लाइंस हैं, दीज फोर लाइंस आर बेसिकली नोन एज दी फ्लो लाइंस। ये चार वो हैं जो हमने ड्रॉ की हैं, कुछ नेचुरली ड्रॉन भी होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उनको भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। तो दीज लाइंस आर नोन एज दी फ्लो लाइंस, जो हम अपस्ट्रीम साइड से उठाएंगे, निकालेंगे और उनको डाउनस्ट्रीम साइड पे ले जाएंगे बाय ग्लांसिंग एट, बाय कंसिडरिंग द गैप बिटवीन द लाइंस, कि वो बहुत माइन्यूट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। वो लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक तो ये लाइन्स हैं और दूसरी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम हर लाइन पे ना एक पीज़ोमीटर इंस्टॉल करते हैं। पीज़ोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है वाटर लेवल को जज करने के लिए। तो पानी चूँकि हाइड्रोलिक हेड इस साइड पे लेफ्ट साइड पे है, वाटर हेड, तो पानी ज़ाहिर है इसके अंदर इस रेज़ करेगा और हो सकता है वो इस लेवल पे पहुँच जाए। इसी तरह इस लाइन पे भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे हम पीज़ोमीटर लगाएँगे तो उसका लेवल सेम होगा इस लाइन के, इस पीज़ोमीटर के लेवल के। तो हम कहेंगे कि ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं इन दोनों लाइन्स पे जहाँ पे पीज़ोमेट्रिक हेड सेम है, तो हम इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे। अब ये भी बात की बाद में देखते हैं हम, ये ग्राफ़िकल सॉल्यूशन है, सारा तो ग्राफ़ पे होगा। अब उसके बाद हम तीसरी लाइन पे जाएँगे तो वहाँ पे भी कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसमें पीज़ोमेट्रिक हेड विल बी एट सेम लेवल एज़ ऑफ प्रीवियस 2 लाइन्स। तो हम कहेंगे कि ये वो पॉइंट है तीसरी लाइन पे जिस पे हेड सिमिलर है पहली 2 लाइन्स के और सेम कंडीशन फोर्थ पे होगी। तो हम इन चारों पॉइंट्स को मिलाएँगे। उसी तरह से फिर हम इधर भी जाएँगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हाइड्रोलिक हेड सेम, और ये सारी असम्पशन होती है हमारी, हम अज़्यूम्ड काम कर रहे होते हैं और इसको हम फिर इसी तरह से कर्वेचर से जाके नीचे मिला देते हैं इम्परमीबल स्ट्रैटा से। तो और फिर इसको इधर एक्सटेंड करेंगे शीट तक और इसको इधर एक्सटेंड करेंगे शीट तक। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें बन गई। मतलब ये इस लाइन का कनेक्शन इस लाइन के साथ नहीं है। तो ये जो लाइन लाइन जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड को मिल रही है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड्स। अब ये इक्वल हेड्स किस पे हैं? फ्लो लाइन्स पे हैं। ऑन फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स पे आपने डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और वो पॉइंट्स जिनका हेड सेम हो, और वो कैसे आप डिसाइड करेंगे वो ही हम आगे देखते हैं कि वो कैसे डिसाइड होगा ऑन फ्लो लाइन्स। तो आपने फ्लो लाइन, पहली फ्लो लाइन पे एक पॉइंट, ये बेसिकली सेकंड फ्लो लाइन है। फर्स्ट वन कौन सी है वो हम आगे देखते हैं। सेकंड फ्लो लाइन, थर्ड फ्लो लाइन, फिफ्थ एक और भी है सिक्स फ्लो लाइन, वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली 6 फ्लो लाइन्स हैं, लेकिन आपने जो फ्लो लाइन्स बनाई हैं उन पे आपने डॉट मार्क करने हैं, पॉइंट लगाने हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हेड हर फ्लो लाइन पे इक्वल होगा। तो ऐसी जो लाइन्स हैं उनको हम इक्वी पोटेंशियल लाइन्स कहते हैं, कि वो लाइन्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल जो है वाटर का या राइज वाटर का या हाइट ऑफ या हेड ऑफ वाटर जो है दैट इज सिमिलर। तो ऐसी लाइन्स इक्वी पोटेंशियल लाइन्स कहलाती हैं। अब ये तो हो गया इनका कॉन्सेप्ट। अब इसमें दूसरा सिनेरियो, अब पहली चीज़ हमने देखी कि फ्लो लाइन क्या होती है, दूसरी चीज़ हमने देखी कि इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या होती है, और तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ आपकी फर्दर फ्लो लाइन्स है, कि आपने इक्वी पोटेंशियल लाइन ड्रॉ, फ्लो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इक्वी पोटेंशियल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे। इक्वी पोटेंशियल का हमें पता लग गया
कि एक चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि हेड सेम हो। अब ये फ्लो लाइन्स पे इक्विपोटेंशियल लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हम ग्राफ में जाके देखते हैं कि क्या करेंगे। अब इसमें कुछ बेसिक असम्पशन्स हैं, 2 हैं बेसिकली असम्पशन्स 2 हैं। अब पहला असम्पशन ये है कि आपकी जो नो टू इक्विपोटेंशियल लाइन्स क्रॉस ईच अदर, कि कोई भी एक 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 इक्विपोटेंशियल लाइन दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, ये इसका रूल है। दिस इज assumption नंबर 1 और ये आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने सॉल्यूशन के अंदर। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। रूल नंबर 2 है कि आपकी जो एंगल बिटवीन, अब इक्विपोटेंशियल लाइन को मैं ई क्यू लाइन कहूंगा, इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस मस्ट बी 90 डिग्री, कि आपकी एक एक फ्लो लाइन लेटर से ये आ रही थी, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो लाइन आपकी ये थी और आपने इसके ऊपर ये इक्विपोटेंशियल लाइन गिराई, या दो फ्लो लाइंस हैं, तो इनका ये जो एंगल है दैट मस्ट बी 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सेम इसी इक्विपोटेंशियल लाइन का इस फ्लो लाइन के साथ भी एंगल 90 डिग्री हो और यहाँ भी एंगल 90 डिग्री हो, तो ये कंडीशन मैंडेटरी है फॉलो करना। तो ये 2 कंडीशंस हैं, ये 2 बेसिक असम्पशन्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। इनको फॉलो करने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अब देखें होता क्या है बेसिकली, जब आप फ्लो लाइन्स बना लेते हैं, लेट अस से ये फ्लो लाइन्स हैं और ये इक्विपोटेंशियल लाइन्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंट्स को मिला रही हैं, वो इक्वल हेड के पॉइंट्स हैं? तो उसको चेक करने का एक तरीका है कि ये जो आपकी लेंथ है, लेट अस से ये ए है, इस एक जो ये एक शेप बन रही है, फोर साइडेड शेप, और इसकी एक जो लेंथ है वो बी है और एक विड्थ ए है। तो आपने देखना ये है कि ए ओवर बी की जो रेशो है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वर्ड तो मस्ट का यूज़ करना चाहिए, लेकिन ग्राफिकल सॉल्यूशन में ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा हैं या हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 का मतलब है आप 0.999 रख सकते हैं, मतलब इतना आपको है ऑथराइज्ड। 5% एरर हो सकता है ऊपर नीचे, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन आपका उससे भी ठीक होगा। तो ये जो ए और बी है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 10 है, अगर 1 आंसर चाहिए तो बी भी क्या होना चाहिए, 10। तो जिस शेप की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं वो स्क्वायर कहलाती है। तो इसका मतलब है क्रॉसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस, कि इनको जब क्रॉस कराते हैं आपस में, फ्लो लाइंस मस्ट फॉर्म परफेक्ट। अब ये वो वर्ड है जिससे 1 चाहिए आंसर, जो कि हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हम तो एक्यूरेसी की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे परफेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, पर हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेट। मीन हम अप्रॉक्सीमेटली अपनी हद दर्जा कोशिश करेंगे कि हम अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर को हासिल कर लें किसी न किसी तरह से। तो ये 3 असम्पशन्स हैं या 3 कंडीशंस हैं या 3 बेसिक आपके कह लें रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है हर हालत में। पहली रिक्वायरमेंट, इक्विपोटेंशियल लाइंस आप एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन मस्ट बी 90 डिग्री। एंड तीसरी कंडीशन है कि आपकी जो इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस के क्रॉस करने से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर, कि उसके अंदर जो फिगर बन रही है वो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर हो। मीन अगर आप उसके अंदर एक बेहतरीन किस्म का सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब वो हम आगे देखते हैं, वो आ रही है एग्जांपल उसकी। फिर कंडीशंस क्या हैं इसके लिए, अब वो जो मैं कह रहा था कि फ्लो लाइंस और भी हैं, वो कौन-कौन सी हैं, तो यहाँ पे हम वो देखेंगे। अब वो वन बाय वन कंडीशंस हम रीड करेंगे और यहाँ पे फिगर पे मैं आपको समझा दूँगा। अब ये एक फिगर है जिसमें आपका फ्लो नेट ड्रॉन है, फ्लो नेट ड्रॉ हुआ हुआ है। अब ये स्केल्ड नहीं है, लेकिन इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली होता क्या है बेसिकली। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपका ये जो डाटा है ये सॉरी, ये जो स्ट्रेटा है ये परमिएबल स्ट्रेटा है। इस परमिएबल स्ट्रेटा का एक अपस्ट्रीम फेस है जो वाटर से कनेक्टेड है, ये वाला, और दूसरा डाउनस्ट्रीम फेस है। अपस्ट्रीम फेस और डाउनस्ट्रीम फेस को अगर हम पॉइंट्स का नाम दे दें, अपस्ट्रीम फेस को हम ए बी का नाम देते हैं और डाउनस्ट्रीम फेस को हम
DE का नाम देते हैं। तो ये जो AB है, जब भी आप किसी पॉइंट पे यहाँ पे पीज़ोमीटर इंस्टॉल करेंगे, तो वाटर का जो हेड है वो इस लेवल पे पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। और सेम आप किसी और पॉइंट पे करेंगे इसी सरफेस के ऊपर, तो वो भी यहीं पे पहुंचेगा वाटर का लेवल। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वाटर का लेवल यहाँ पे पहुंचेगा। मीन ये एक ऐसी लाइन है जिसपे हेड, वाटर हेड या पोटेंशियल जो है वाटर का, वो सेम है। तो हमने कहा है जहाँ जिस लाइन के ऊपर वाटर का पोटेंशियल सेम हो उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। तो आपकी ये तो इक्विपोटेंशियल लाइन है ही है, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, लेकिन ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये इक्वी पोटेंशियल नंबर 5 है। दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन नंबर 6। और 7 है डाउनस्ट्रीम साइड पड़ी कि यहाँ भी जब आप पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला लेवल सेम होगा उन पीजोमीटर्स के अंदर। सरफेस पे आपने इंस्टॉल करने हैं, परमिएबल लेयर की सरफेस पे। तो यहाँ से ये डिड्यूस हुआ कि जो ओ ए बी और डी ई हैं, दीज आर आल्सो द इक्वी पोटेंशियल लाइंस, क्योंकि इन पे भी हेड सेम रहता है। सेकंड कंडीशन इज कि आपकी जो ए बी और डी ई लाइंस हैं, ये राइट एंगल पे हैं फ्लो लाइंस के। अब देखें, चूंकि ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, तो हमने पहले कंडीशन पढ़ी है कि फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के अंदर जो एंगल है उनके दरमियान 90 होना चाहिए। तो आप यहाँ से जो भी लाइन निकालेंगे वो राइट एंगल होनी चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। मीन आपकी जो भी पोटेंशियल फ्लो लाइन जाएगी वो आपकी इक्वी पोटेंशियल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऑन बोथ साइड्स। इधर भी 90 डिग्री का और यहाँ भी ऑटोमेटिकली फिर वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कंडीशन नंबर 3, द बाउंड्री ऑफ द इम्परवियस लेयर। आपकी ये जो लेयर है नीचे पड़ी हुई, ये इम्परवियस लेयर है। इससे नीचे जो लेयर है ये इम्परवियस है। तो ये वाली जो लेयर है एफ जी, दिस इज नोन एज अ फ्लो लाइन। अब होगा क्या बेसिकली कि जब वाटर है एक्सट्रीम पॉइंट से यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से चलता चलता इसको फॉलो करते करते वो यहाँ से पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये जो एफ से लेके जी तक का आपका मिट्टी, अब इसको इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये आगे कंटिन्यूड है। अब पता नहीं सॉइल कहाँ तक जाएगी, हमें उसका आइडिया नहीं है, वो इनफाइनाइट होती है, तो इसलिए हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ बाउंड्री को कंसिडर करते हैं क्योंकि ये इसका हमें पता है कि डेप्थ यहाँ पे कितनी होती है। जैसे हमारे क्वेश्चन में D1 गिवन है 3 मीटर और 3.75 मीटर, 3.75 मीटर है। तो F से लेके G तक जो लाइन है दैट इज अ फ्लो लाइन। सो एंड सो इज द सरफेस ऑफ इम्परवियस शीट पाइल। अब इसी तरह से क्या होगा, आपकी जो शीट पाइल, ये शीट पाइल लगी हुई है, तो फ्लो यहाँ से घूम के सबसे शॉर्टेस्ट वे और सबसे लॉन्गेस्ट वे फ्लो को आपने देना है, तो वो आपकी फ्लो लाइन है। तो सबसे शॉर्टेस्ट वे ये है कि इसके अबाउट चले, ए से सी और सी से डी जाए, ये एक फ्लो लाइन है। दूसरी फ्लो लाइन हमने खुद ड्रॉ की, 2, 3, 4 और पांचवी ये है। तो 3 फ्लो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं और 2 उसमें ऐड हो गई हैं, एक शीट पाइल वाली और एक आपकी इम्परवियस बाउंड्री वाली। तो ये एडिशनल लाइन, 2 लाइंस फ्लो लाइंस हैं और 2 लाइंस इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। एंड कंडीशन नंबर 4 जो है वो है इक्विपोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट्स ACD एंड FG एट राइट एंगल। अब यहाँ पे देखें, जितनी भी, चूंकि ये फ्लो लाइन है तो कोई भी इक्विपोटेंशियल लाइन निकलेगी यहाँ से और यहाँ जाके मिलेगी, तो उसका यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे जब आके मिलेगी शीट पाइल को तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये जो हमने पीछे 3 रूल्स देखे हैं, इन्हीं को हम फॉलो करके वो सारा का सारा प्रोसीजर करेंगे जो हमने नई 4 लाइंस डिस्कवर की हैं। 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्विपोटेंशियल है, ये शीट पाइल के साथ, और ये वाली जो लाइन है ये नीचे जो FG लाइन है, AB और DE, ये जो 2 लाइंस हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइंस, और FG और ACD जो लाइन है दीज आर फ्लो लाइंस। तो ये 4 लाइंस हैं और इन्हीं 4 लाइंस पे आपने सेम रूल लगाना है कि ये आपस में एक दूसरे को, कि जब AB और ACD आपस में कहीं पे मिल रही हैं, या फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन, सिंपल रूल है, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन जहाँ भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करके आपने ये सारा प्रोसीजर लेके चलना है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी हमें ज्योमेट्री गिवन है। वो पहले हमने कहा था दिस इज इक्वल टू 3.75, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर,
this is equal to 0.5 meter, this is equal to 1.5 मीटर। अब ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स आपके पास हैं। कभी भी आपको सॉइल मटेरियल की लेंथ नहीं गिवन होगी। लेट अस से अगर इसी जगह पे कहीं डैम बना होता तो उसकी लेंथ आपको गिवन होती, क्योंकि डैम डैम जो है वो स्पेसिफिक लेंथ का होता है, उसकी लेंथ को मतलब इनफाइनाइट नहीं किया जा सकता। तो आपकी जो सॉइल है वो तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है, वो किसी भी लेंथ तक जा सकती है। तो आपको इस स्ट्रक्चर की लेंथ कभी भी अ, ये डिसाइडेड नहीं होगी। ये आपने अपने स्केल के हिसाब से देख लेना है कि कितनी आपके ग्राफ पेपर पे पूरी आ सकती है, उतनी का आप ड्रॉ कर लें। और बहुत ज़्यादा ऑड भी नहीं फील होना चाहिए कि ये अगर 3.75 है तो आप देख लें कि ये आपके कितनी का आप 7.5 मीटर या 6 मीटर या 7 मीटर जितनी भी ड्रॉ करके आप इसको फिजिबल सा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, मतलब लेंथी अलोंग दी एक्स एक्सेस। हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है उससे, क्योंकि यहाँ से ये जो एरिया है, ये जो ओपनिंग है, सॉरी, ये जो आपकी हाइट है ना बिटवीन द एंड ऑफ शीट पाइल और इम्परवियस लेयर की टॉप जो है, ये खुद ही डिसाइड कर देती है कि आपने फ्लो लाइंस किस तरह से लेके जानी है। क्योंकि फ्लो लाइंस को बहुत ज़्यादा करीब रखना भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा दूर रखना भी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करते हैं कि आप उनको अ, एक फेयर डिस्टेंस पे रखें। अब अब अगर मैं यहीं पे ड्रॉ करना शुरू कर दूं लाइंस, तो जो लाइंस हमें पहले से प्री डिसाइडेड पता है ना कि वो हैं, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जिसको हम पहले ए सी और डी कह रहे थे, तो ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ से एफ और जी का हमें पता है कि ये फ्लो लाइन है, तो ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री डिसाइडेड है। यहाँ पे ये बी पॉइंट था और ये ई पॉइंट था। इसी तरह से ए बी जो है ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, डी ई भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इनको भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फ्लो लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, जितनी यहाँ पे मुझे लगता है कि फिजिबल होंगी वो मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रॉ करूँ। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो यहाँ से जो भी लाइन निकलेगी वो 90 डिग्री पे निकलेगी स्ट्रेट नीचे। यहाँ से निकाल के अब यहाँ इसे कर्व करना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। और कोशिश करें कि शीट पाइल के थोड़ा सा नीचे गुजरे। अगर शीट पाइल वाला केस है तो फिर आप इस तरह से रेगुलर इनको निकाल सकते हैं, प्योर शीट पाइल। लेकिन अगर डैम आता है तो वो डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा उसके लिए सिनेरियो। तो उसके लिए भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर इटसेल्फ बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डैम स्ट्रक्चर को या उस तरह के बैराज को डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो कोशिश करें कि डिस्टेंस मेंटेन हो, अदरवाइज आप पाइल के बॉटम पे आके थोड़ा सा डिस्टेंस को डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक और लाइन निकालूंगा, तो मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ करीब आके डिस्टेंस को, और यहाँ पे ले जाता हूँ। और सॉरी फॉर द ग्रीन कलर, ये ऑड फील हो रहा है थोड़ा सा। और यहाँ से मैं एक लाइन निकालता हूँ, ये मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ इस साइड पे। अब यहाँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है निकालने का, पहले से ये लाइन मौजूद है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको ना छेड़ूँ, ये ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ देखें मैंने रूल को फॉलो नहीं किया इन इन तीनों लाइंस के अंदर, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये लेस देन 90 आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरी ये जो फ्लो लाइंस हैं ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, तो मेरा ये फ्लो नेट एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक मैं ये एंगल, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, तो जब तक फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो मेरा फ्लो नेट कभी भी करेक्ट नहीं होगा। अब उसके लिए ग्राफ पेपर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करता है, उससे लाइंस निकल रही होती हैं वर्टिकली, तो आप उसी लाइन को फॉलो करते हैं और नीचे आके थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेते हैं लाइंस को। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस पता चल सकती है। और दूसरा, ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो 3 मीटर है ये आपने रफली नहीं ड्रॉ करना होता। उसके लिए आपने, जैसे ड्राइंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल सेट किए जाते हैं, तो नॉर्मली हम इसमें इक्वल स्केल सेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल सेम होते हैं। मीन आपकी ड्राइंग पे 3 मीटर है और आपके स्केल पे लेट अस से 5 मेन बॉक्सेस हैं, तो आप कहते हैं वर्ड हॉरिजॉन्टल स्केल इज 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बॉक्स, and vertical scale must be same, 1 meter equal to 1 box.
तो ये इस कंडीशन के अंदर आप अपना जो फ्लो नेट है वो एग्जैक्टली बिल्कुल प्री मैच्योर किस्म का आपका जो फ्लो नेट है वो बनेगा। सेम आपने H2 और D को, D1 को और H1 को सबको अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैंने ये ग्राफ पेपर लिया है, हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे टोटल 3 बॉक्सेस हैं और हॉरिजॉन्टली 4 बॉक्सेस हैं, तो मैं 3 बाय 3 को यूज़ कर लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ तक रहूँगा। तो मेरी जो मैक्सिमम लेंथ आपने देखनी है वो कितनी है वर्टिकल, 3 + 3.75, तो ये हो गई 6.75। मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ 7 मीटर की, मेरा मैक्सिमम जो स्केल है वो 7 मीटर का है। या आप 8 मीटर भी ले सकते हैं, मतलब जो आपकी टोटल वर्टिकल हाइट बन रही है उसका, उससे आपने ज़्यादा वैल्यू लेनी है, वो डिपेंड करता है। आप 8 मीटर लें, और मैं ये कहता हूँ कि जो 1 बॉक्स है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, कि 4 मीटर का मेरा एक बॉक्स है, और यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे। तो D1 की वैल्यू है 3.75 मीटर, ये लेट अस से मैं इसको 3.75 ड्रॉ करता हूँ। एक बॉक्स 4 मीटर का है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये मेरा ओरिजिनेटिंग या स्टार्टिंग पॉइंट है, या यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लें। यहाँ से एक बॉक्स 4 मीटर का है, तो एक बॉक्स में जो वैल्यूज़ हैं ग्राफ के अंदर, वो सब सेक्शंस हैं या जो स्नैप्स हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, टोटल 20 हैं। मीन्स 1 4 मीटर इज इक्वल टू 20 बॉक्सेस। तो इस तरह से आपने चलना है, ज्योमेट्री को ड्रॉ करना है। आपने लेंथ स्केल नहीं यूज़ करना शुरू कर देना, स्केल से सिर्फ आपने लाइंस लगानी है। आपने बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं कि मेरे स्केल के अकॉर्डिंग, अब पहले मैंने क्या किया, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, फिर मैंने एक बॉक्स के अंदर स्नैप्स काउंट कर लिए, जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 20 हैं, तो मैंने कहा जी एक बॉक्स मीन ये 1 मेजर बॉक्स इज इक्वल टू 20 माइनर बॉक्सेस। इसको मेजर कहते हैं, ये मेजर है और ये माइनर है अंदर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 5 बॉक्सेस, सिंपली 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे। अब आपने 1 मीटर ड्रॉ करना है तो 5 बॉक्सेस, आप बेशक लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, आपने 5 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, तो करें। एक बॉक्स हमारा कितना है, वर्टिकल हाइट 3.75 मीटर, तो उसको ड्रॉ करें। आपके 5 बॉक्सेस 1 मीटर के इक्वल हैं, 1 2 3 4 5, 1 मीटर, 1 2 3 4 5, 2 मीटर, 1 2 3 4 5, 3 मीटर, एंड हेयर समवेयर हेयर वी विल हैव 3.75। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यूजिंग द स्केल। तो मैं तो रफ हैंड स्केलिंग कर रहा हूँ। अब ये बन गया, इसके ऊपर वाटर कितना है, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। अब 3 मीटर इक्वल टू कितना है, 1 मीटर इक्वल टू 5 बॉक्स है, 3 मीटर इज इक्वल टू 15 बॉक्सेस। तो इसको लेके चलें, 15 बॉक्सेस यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो ये आपकी वाटर सरफेस है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली लेके चलना है इस तरह से। अब यहाँ पे आप रोक लेते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रोक लें, यहाँ पे रोक लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ मटेरियल या लेंथ ऑफ सॉइल जो है वो हमें आइडिया नहीं है, तो हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं। लेट अस से मैं यहाँ पे इसको रोक लेता हूँ, यहाँ पे। अब यहाँ से शीट पाइल देखें, सरफेस तक तो शीट पाइल का कोई इश्यू नहीं है, आप इसे ऊपर भी बढ़ा लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसने इन्फ्लुएंस नहीं करना आपके फ्लो नेट को, ऊपर जितनी मर्जी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे नीचे जो आनी है शीट फाइल, उसकी डेप्थ हमें पता होनी चाहिए। अब वो डेप्थ हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसको हम देखते हैं वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू D1, सॉरी D, और D इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब अगर हमारा 1 मीटर 5 बॉक्सेस के इक्वल है, तो 1.5 मीटर कितने बॉक्सेस के इक्वल होगा, 7.5 बॉक्सेस। तो आपने इस पॉइंट से नीचे 7.5 बॉक्सेस आना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5, ये। अब यहाँ से आपने शीट पाइल की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब ये आपकी जो लाइन है बॉटम वाली, ये इम्परमिएबल स्ट्रेटा की लाइन आ गई, यहाँ तक ले जाए, इसे कोई इशू नहीं है। और ये आपकी शीट पाइल, ये पूरी आपकी शीट पाइल है, ये वाली।
ये यहाँ तक आएगी, इससे नीचे नहीं जा सकती क्योंकि हमारा स्केल ये कह रहा है कि आपके 1.5 मीटर का मतलब 7.5 बॉक्सेस है। जब ये आप कर चुके हैं तो उसके बाद आपने सिंपल अपना ये ये आपकी सरफेस है, सॉरी इससे नीचे हमने आना था क्योंकि ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, ये वाली इस लाइन पे। तो इससे नीचे आपने 7.5 बॉक्सेस, ये 7.5 बॉक्सेस बनेंगे। तो ये जो आपका स्ट्रेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है परमिएबल स्ट्रेटा, परमिएबल सॉइल। और ये जो नीचे सॉइल है सारी की सारी, ये रॉक है या इम्परमिएबल सॉइल है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इम्परमिएबल लेयर लिखा हुआ है, तो हम इसको इम्परमिएबल लेयर कंसिडर करेंगे। तो ये तो हमारी कैलकुलेशन से ख़त्म होगी। अब हमारे पास ये चीज़ें हैं, दिस इज़ इक्वल टू, अब इस पे बेशक आप लिख दें 3.75 मीटर, दिस इज़ 3 मीटर, इससे नीचे ये 1.5 मीटर है, और वाटर टेबल ऊपर कितना है 0.5 मीटर। तो 0.5 का मतलब है 2.5 बॉक्सेस, 0.5 मीन्स 2.5, 2.5 बॉक्स आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से कहीं से भी चले जाएं, 1, 2 एंड 2.5। तो यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है टू शो दी वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। ये जो H2 आपका गिवन है 0.5 मीटर। अब यहाँ पे आपने कुछ कैलकुलेशन, वो कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब वो क्या कैलकुलेट करना है आपने, सबसे पहले डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एच बेसिकली H1 माइनस H2 है। H1 माइनस H2 का मतलब है अपस्ट्रीम का वाटर लेवल माइनस डाउनस्ट्रीम का वाटर लेवल। अब अपस्ट्रीम का इस सरफेस से देखेंगे आप, सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर लेवल, क्लियर वाटर कितना है, 3 मीटर वाटर है अपस्ट्रीम साइड पे, और डाउनस्ट्रीम पे है 0.5 मीटर। तो डेल्टा एच आपके पास आएगा, मीन डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड, दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। एक चीज आपने कैलकुलेट कर ली है। अब उसके बाद आपने फ्लो नेट ड्रॉ करना है। अब इसको आप ए पॉइंट कहें, इसको बी कहें, इसको डी कहें, इसको ई कहें, इसको पॉइंट को सी कह दें, और ये आपका एफ और जी है, ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने फ्लो नेट ड्रॉ करना है। आप लेटर से यहाँ से स्टार्ट कर दें, इसको घुमा के यहाँ ऐसे ले आएं, इधर किसी पॉइंट पे ड्रॉ करें, तो इनका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। सर, तो इसके बाद आप दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको बेशक यहाँ इसके करीब कर लें थोड़ा सा, लेकिन यहाँ जाके ये 90 डिग्री पे यहाँ अटैच होगी। ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन है। यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह से आप तीसरी लाइन निकालेंगे यहाँ से, और इसको थोड़ा सा इसके करीब करके गुजार दें। यहाँ से थोड़ा सा दूर भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये है। इसके बाद आप चौथी लाइन निकालेंगे तो यहाँ से गुजर नहीं सकती क्योंकि गैप बहुत कम हो जाएगा। तो वो गैप मेंटेन कर लिया। अब आपने फ्लो लाइंस कितनी ड्रॉ की, 3। एक आपने ये ड्रॉ की, दूसरी ये है, तीसरी ये है, लेकिन टोटल फ्लो लाइंस 5 हैं, 5। एक ये वाली लाइन और एक ये वाली फ्लो लाइन। तो 5 फ्लो लाइंस हैं आपकी, इनको जहन में रखें। तो यहाँ पे आप लिख लें कितनी हैं फ्लो लाइंस, इक्वल टू 5। अब अब फ्लो चैनल्स कितने होंगे। अब फ्लो लाइंस तो हमारे पास आ गई हैं, फ्लो चैनल्स कितने होंगे। तो वो एक तो फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ फ्लो लाइंस में से एक माइनस कर दें तो आपके पास फ्लो चैनल्स आ जाते हैं 4। अब वो है क्या कॉन्सेप्ट, अब एक फ्लो लाइन ये है और दूसरी फ्लो लाइन ये है, तो ये वो रास्ता है जहाँ से पानी गुजर के डाउनस्ट्रीम साइड पे जा सकता है। दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, और चौथा रास्ता ये है। तो इसको हम कहते हैं फ्लो चैनल। तो 4 फ्लो चैनल्स हैं, ये हमें बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं। तो डेल्टा एच हमने पहले डिसाइड कर लिया, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इस पे डाटा लिखना है। डेल्टा एच हमारे पास कितना था, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर,
और हमारे पास नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स आ गया, NF उसको कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 4, वो जो 5-1 हमने किया है वो। अब उसके बाद हमने ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल लाइन्स। अब इक्विपोटेंशियल लाइन एक तो हमारे पास ये है, ए बी और डी ई, ये दो इक्विपोटेंशियल लाइन, इसके अलावा हमने ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ताकि ये मेस क्रिएट ना हो। ये जितनी क्लियर ड्राइंग होगी उतना आपको ये ड्रॉ करना इजी होगा। तो दोबारा से वो एक फ्लो लाइन जो है वो हमारी रेज हो गई है, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस की तरफ। तो ये आपकी फ्लो लाइन है, पहले वाली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये जो है शीट पाइल के साथ साथ यहाँ जो आ रही थी इसके साथ घूम के BCD वो चौथी, और ये जो बाउंड्री लाइन है नीचे वाली इम्परमिएबल लेयर की, पांचवी। पांच फ्लो लाइंस थी, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स 4 हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए यूजिंग एरोज। और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्रॉ करनी है। अब वो इक्विपोटेंशियल लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, वो आपने शीट पाइल है तो उसके साथ चलना है 90 डिग्री पे, क्योंकि ये भी फ्लो लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन का। और कोशिश करनी है कि पहला जो आपकी डायग्राम बने वो एक स्क्वायर टाइप बने, मीन आप इसको करीब से शुरू करेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगी। लेट अस से आप यहाँ से शुरू कर दें तो ये सारी फिगर्स रेक्टेंगल बन रही हैं, आप बेशक यहाँ पे 90 डिग्री पे आपको मिला दें। अब रेक्टेंगल वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन ये सॉरी 90 डिग्री वाली कंडीशन पूरी कर लेंगे आप, लेकिन स्क्वायर शेप नहीं बनेगी। तो उसके लिए फिर प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि आपने 90 डिग्री का एंगल भी मेंटेन करना है और अ, अपनी शेप को स्क्वायर भी रखना है, जो शेप बन रही होगी फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के क्रॉस करने से। तो आई विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम समवेयर हेयर, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये स्क्वायर शेप रहे और इसको यहाँ ला के नीचे मिला दूंगा। इसी तरह से दूसरी में स्टार्ट करूँगा, यहाँ से इस तरह से ये नीचे मिल जाएगी आके, और इसी तरह से तीसरी लाइन। अब ये देखें ये रेक्टेंगल सी बन रही है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे घुमा के ऐसे ले आऊँगा, 90 डिग्री पे मैच करूँगा इसे ला के, और इसी तरह से इस साइड पे भी कोशिश करूँगा। अब ये लाइन थोड़ी सी मैंने इधर टिल्ट कर दी है, उसको ऐसे होना चाहिए था, करीब करीब करीब, मतलब अब ये रेक्टेंगल्स बन रही हैं, मतलब ये जो लाइन है दिस इज रॉन्ग। अब इसको करेक्ट, अब ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, पहली ट्रायल में आपका ज़रूरी नहीं है कि फ्लो नेट ठीक बने। हो सकता है आपको मल्टीपल ट्रायल्स करनी पड़े, उसके बाद जाके आपका फ्लो नेट जो है वो सही बने। हो सकता है आपको फ्लो लाइंस दोबारा से ड्रॉ करनी पड़े, आपको इक्विपोटेंशियल लाइंस बार बार ड्रॉ करनी पड़े। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मीन आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपके पास हो सकता है आंसर इसका सही आ जाए। तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ जो दरमियान में फिगर्स हैं ये बड़ी ऑड सी हैं, तो आप शीट पाइल के बिल्कुल नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 90 डिग्री पे फेंक दें। लेकिन यहाँ ये जो बेंड्स आ रहे हैं लाइंस के अंदर, ये नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि ये स्ट्रेट, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो ये गर्गल ना है, मतलब इस तरह से लाइन ना चले, लाइन स्ट्रेट हो इस तरह से। ये अब जब ये आपको लगे कि ये मैंने दोनों कंडीशंस पूरी कर ली हैं, मीन पहली कंडीशन क्या थी, 90 डिग्री का एंगल, और दूसरी कंडीशन क्या थी, स्क्वायर शेप, और तीसरी कंडीशन क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, तो वो कभी भी नहीं करेंगी, आप ड्रॉ ही उनको इस तरह से करें। ओरिजिनेट हो सकती हैं एक ही साइड से, वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से शुरू होंगी। अब ये इक्विपोटेंशियल लाइन और है, ये और है। सम मोस्टली हम यही समझते हैं कि यहाँ से शुरू होती है और ऐसे घूम के आती है, कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। तो ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस बनी हैं, इन्होंने फ्लो लाइंस को कट किया 90 डिग्री पे। जहाँ आपको मसला होगा कि नहीं कर रही, वहाँ आपने इसको इरेज़ करना है, लेड पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, इरेज़ करेंगे, तो दोबारा इसे ड्रॉ कर लेंगे। हर लाइन को आपने देखना 90 डिग्री है और ऊपर जो डायग्राम बन रही है वो स्क्वायर शेप की है। अब मैं चूँकि स्केल भी यूज़ नहीं कर रहा कोई, रफ हैंड स्केचिंग है, तो फिर ये इस तरह से ही बनेगा।
ये समझाना मकसद है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ जो आपके हैं हेड में जो डाउनफॉल आ रहा है, एन डी उसको कहते हैं, नंबर ऑफ, ये देखें। अब पहली इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, इस पे हेड कांस्टेंट था, दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार हेड डाइमिनिश हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूसरी बार, यहाँ से यहाँ तक तीसरी बार, तो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के अंदर एक कांस्टेंट हेड डाइमिनिश होता है। अगर आपकी शेप्स परफेक्ट हैं तो वो कांस्टेंट हेड होगा, एक लाइन से दूसरा, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, इस तरह से। तो फर्स्ट हेड, सेकंड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स। वो आप काउंट करेंगे, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इसको कहते हैं। तो कितनी बार हेड ड्रॉप हुआ है, कितनी पोटेंशियल लाइंस हैं, दो पोटेंशियल लाइंस के दरमियान, वो दो इक्वी पोटेंशियल लाइंस के दरमियान एक बार हेड ड्रॉप होता है। तो इस लाइन और इस लाइन के अंदर एक हेड ड्रॉप हुआ, इस दूसरी में और तीसरी में सेकंड हेड ड्रॉप हुआ, तीसरी चौथी। तो टोटल लाइंस कितनी हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस, पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस किन है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगे नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8। या सिंपली ये गिन लें आप, 1 2 3 4, हर बॉक्स गिन लें, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिने। लेकिन इस पे भी एक चेक है कि आपने हर दो फ्लो लाइंस के दरमियान जो बॉक्सेस बन रहे हैं, अब यहाँ भी ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सेम होने चाहिए। 8 हैं, यहाँ भी 8 हैं, ऊपर भी 8 होंगे, नीचे इधर हर चार ये फ्लो चैनल्स बन रहे थे ना, ये जो 4 है, तो चारों फ्लो चैनल्स के अंदर 8 पोटेंशियल ड्रॉप्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं इसको हम डिनोट करते हैं एन डी से, एन डी से। तो ये 8 है। अब हम क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। अब एन एफ हमारे पास 4 है, एन डी हमारे पास 8 है, के की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सॉइल की परमेबिलिटी है 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी चार वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं सीपेज कैलकुलेट करने के लिए, स्मॉल क्यू। इसका फॉर्मूला है के डेल्टा एच एन एफ बाय एन डी। ये ग्राफिकल मेथड से ये फॉर्मूला है। के की वैल्यू पुट करें 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज एच, डेल्टा एच, दैट इज 2.5 मीटर, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, ये सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये 100 खत्म हो गए, सेंटीमीटर बन जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय एन एफ इज 4 एंड एन डी इज 8, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 250, ये 100 जब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये 4/8 0.5 है, क्रॉस 10 रेज टू पावर -4, ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर। अब इसका मतलब कुछ, अब 1 ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहा था, तो ये बेसिकली बनता एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो कोई यूनिट नहीं है, को एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बेसिकली होता है कि इस शीट पाइल की कोई विड्थ भी होगी दूसरी साइड पे, मतलब शीट पाइल को अगर हम इस साइड से देखें तो ये इस तरह नजर आ रही होगी शीट पाइल, तो इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये विड्थ यूनिट है, मीन 1 सेंटीमीटर विड्थ के लिए। तो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को क्यूब बनाने, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना पर सेकंड, तो हम इसको सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मीन दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर ऑफ द शीट पाइल, तो इसका ये यूनिट बनेगा। इसको आप रिजॉल्व करें, ये 1000 बनता है, 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 500 बनेगा, तो ये बनेगा 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर ऑफ द शीट पाइल। डैम होगा तो डैम का मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट है। अब आप इसको अगर मीटर में लेके जाना चाहते हैं तो मीटर में ले जाएं, सेंटीमीटर में लेके जाना है सेंटीमीटर में ले जाएं, लेकिन ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। या ये सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर भी हो सकता है, इससे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन
ये यूनिट्स जो हैं ये कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर या मीटर क्यूब पर मीटर, ये सेकंड एज़ इट इज़ रहेगा टाइम। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा सीपेज का आंसर है फॉर दिस ग्राफिकल सॉल्यूशन, दैट इज़ इक्वल टू कि ये जो जितना पानी यहाँ से इन 4 रास्तों से गुज़र के अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम पे जाएगा, वो स्मॉल क्यू है, और उस क्यू की वैल्यू यहाँ से जो इधर जा रहा है पानी, that Q is equal to 5 cross 10 raised to power minus 2 centimeter cube per second per centimeter. This is the final answer of this question. Thank you very much. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.